Hello guys, so welcome back to this session of welding. We have already discussed इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि वेल्डिंग को डिफाइन कर दिया था कि वेल्डिंग क्या होती है और वेल्ड बिट ज्योमेट्री भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो एंड नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग दैट इज आर्क वेल्डिंग. और आर्क वेल्डिंग में सबसे बेसिक टाइप, जैसा मैंने आपको बोला जब फर्स्ट टाइम वेल्डिंग लैब में गए थे तो आपने जो देखा था वो एक्चुअली एग्जैक्टली मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग ही थी. तो अगर हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले वर्ड है आर्क वेल्डिंग. इट इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग. यू माइट बी लुकिंग दैट कि मैंने अभी तक वेल्डिंग की क्लासिफिकेशंस की बात नहीं की, तो मैंने आपसे कहा कि हम पहले एक एक करके सारी तरह की वेल्डिंग्स को पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस और किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, क्यों जरूरत पड़ी, और ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हम एक आखिरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि बाद में ये देखना ज्यादा बेहतर रहेगा. सारी वेल्डिंग्स को जानने के बाद आप खुद बता पाएंगे कि कौन सी टाइप की वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेल्डिंग आनी चाहिए और किस तरह से क्लासिफाई होना चाहिए. तो इसलिए सबसे पहले हम टाइप ऑफ वेल्डिंग एक एक करके पढ़ेंगे और फिर बाद में वी हैव द चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग तब कहा जाता है जब वेल्डिंग के लिए जो जरूरी हीट है, अगर हम हीट की एप्लीकेशन से वेल्डिंग कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दो प्लेट्स को, तो अगर वो जो हीट है वो स्पार्क या आर्क से हमें मिले तो सच काइंड ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज बेसिकली मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग. सो आर्क वेल्डिंग मतलब जो हीट रिक्वायर्ड है दैट वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क और स्पार्क. एंड दिस आर्क वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसको हाई वोल्टेज लो करंट वेल्डिंग कहा जाता है इन जनरल. जब मैं हाई वोल्टेज और लो करंट की बात करूं तो कुछ लोग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को कंपेयर करने लगते हैं. सो दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. दिस मींस कि अगर हम दो वेल्डिंग्स की बात करें, जैसे एक आर्क वेल्डिंग है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग में जो करंट होता है वो 800-900 एम्पियर्स के आसपास है, 1000 एम्पियर है, 600 एम्पियर है, 500 एम्पियर है. बट यही करंट जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है तो 35,000, 20,000, 25,000 इतने एम्पियर्स तक, 1 लाख एम्पियर्स तक भी जाता है. तो कंपैरिजन दो वेल्डिंग्स के करंट और दो वेल्डिंग्स के वोल्टेज के बीच है, ना कि एक ही वेल्डिंग के वोल्टेज और करंट के बीच में. तो अदरवाइज जब आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वोल्टेज शायद 80 वोल्ट हो, करंट शायद 700 एम्पियर हो, तो देखने में आपको ज्यादा लग सकता है. बट वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद वोल्टेज, करंट इज कंपेयर्ड विद करंट. सो इट इज अ हाई वोल्टेज लो करंट प्रोसेस. और अगर मैं हाई वोल्टेज लो करंट प्रोसेस बोल रहा हूँ, और आपने जब कॉलेज में देखा था, आपको याद होगा आप क्या करते थे, दो प्लेट्स से आप लेते थे, यहाँ एक इलेक्ट्रोड लेते थे और इलेक्ट्रोड को प्लेट के पास लेके जाते थे. अब होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड और प्लेट्स हैं, ऑब्वियसली ये पावर सोर्स से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो पावर सोर्स है ये एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन. और डेफिनेटली जब हम तीन चार टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स पढ़ लेंगे तो मैं इस एप्लीकेशन पे आऊंगा कि कब हम एसी को एज अ पावर सोर्स यूज करते हैं, कब हम डीसी को एज अ पावर सोर्स यूज करते हैं. तो आई विल बी कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट. बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मान लो दो प्लेट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, इलेक्ट्रोड है, आपको याद होगा आप जब पास लेके आते थे तो यहाँ पर एक पावर सोर्स लगा हुआ, तो जैसे अगर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस आपस में ऐसे जुड़ जाते थे, चिपक जाते थे, तो शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन हो जाती थी, सर्किट कंप्लीट. तो इसलिए उस समय पे कोई वेल्डिंग नहीं हुआ करती थी. और अगर आप जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस की तरफ लेके आ रहे होते थे, एक डिस्टेंस आने से पहले वेल्डिंग शुरू नहीं होती थी. ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि माय डियर ये है इलेक्ट्रोड, ये है वर्कपीस और बीच में है एयर. और आप जानते हैं कि जब सर्किट कंप्लीट है तो ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट है, फिर तो हमको सोचना ही नहीं वेल्डिंग होगी नहीं, क्योंकि करंट डायरेक्टली इस कंप्लीट सर्किट के अंदर फ्लो होता रहेगा. बट अगर हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इसके बीच का जो एयर है उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, क्योंकि एयर कम होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा. और जो आपने इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनिशियली जब तक सर्किट ओपन है उसको ईएमएफ जनरली बोलते हैं, तो वोल्टेज जो आप यहाँ पर सप्लाई देंगे, जब वो वोल्टेज इस काबिल हो जाएगी कि इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच की एयर को आयोनाइज कर पाए, उस समय पर हमें वेल्डिंग मिलेगी. मतलब कहने का है जब हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के पास लेके आएंगे तो इसके बीच का जो एयर है वो एयर गैप और एयर कम होने लगेगी, और जैसे ही वो एयर और एयर गैप कम होने लगेगी, एयर और एयर गैप कम होने लगेगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा. और जो हमने पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड या अप्लाई किया है, वो पोटेंशियल जब इस काबिल होगा कि उस बीच की एयर को आयोनाइज कर पाए, एट दैट इंस्टेंट माय डियर इसके बीच की एयर आयोनाइज हो जाएगी. और जैसे ही एयर आयोनाइज होगी, आयोनाइज्ड एनवायरनमेंट बनेगा, तो एक कैथोड और एक एनोड हो जाएगा, जिसके कारण एयर के आयोनाइजेशन होने के कारण उस समय पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है. और उस स्पार्क से आने वाली एनर्जी को हम वेल्डिंग के अंदर जनरली यूज करते हैं. ये बेसिकली आर्क वेल्डिंग का एक प्रिंसिपल है. जैसे मैंने कहा अगर इलेक्ट्रोड को वर्कपीस की तरफ लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच की जो एयर है, एयर गैप है, वो कम होने लगेगा.
जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो जब इस काबिल हो जाएगा, जब इन दोनों के बीच की एयर को आयनाइज कर पाए, उस समय पर माय डियर जैसे ही वो एयर आयनाइज होगी उस समय पर एक स्पार्क जनरेट होता है, और जैसे ही वो स्पार्क जनरेट होगा उस समय पे हम उस स्पार्क की एनर्जी को यूज करके वेल्डिंग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में बेसिकली हो क्या रहा है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ डीसी और एसी की बात करेंगे तो डीसी में आप जानते हो फिक्स पोटेंशियल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जैसे अगर मैं जनरल प्रिंसिपल की बात करूं तो जैसे एक कैथोड है और एक एनोड है, तो होता ये है कैथोड जनरली नेगेटिव और एनोड जनरली पॉजिटिव के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, क्योंकि एनोड है जो यहाँ से जैसे कैथोड और एनोड है, बीच की एयर जब आयोनाइज होती है तो कैथोड पर जो कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, और आप जानते हो बीच की एयर की आयोनाइज हो चुकी है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्योंकि आप जानते हो सिमिलर चार्जेस repel each other, opposite charges attract each other, तो होता ये है कि बीच की जो आयोनाइज एयर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, एंड माय डियर एट द सेम टाइम आयंस आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। अब होता ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप के कारण ये अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो एनोड के पास आएंगे तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल के कारण जब वो एनोड के पास खींचे चले आएंगे तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो होगा ये कि जब वो काइनेटिक एनर्जी आके एनोड को देंगे तो एनोड पर एक हीट का जनरेशन होगा। इसी तरीके से जब आयंस कैथोड पर जाकर टकराएंगे तो कैथोड पर जब जाकर टकराएंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी कैथोड को दे देंगे, और अगर ऐसा है तो वो एनर्जी भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कैथोड पर भी कुछ हीट का जनरेशन होता है, एनोड पर भी कुछ हीट का जनरेशन होता है, और क्योंकि जनरली इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके कारण बिकॉज दे मूव विद हायर वेलोसिटीज एंड दैट टोटल काइनेटिक एनर्जीज का जो भी परसेंटेज अगर हम डिवाइड करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है और जो आयंस के पास होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है अगर हम डीसी की बात कर रहे हैं, और 1:1 के रेशियो में होता है अगर हम एसी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर डीसी है तो 2:1, एसी है तो 1:1। तो माय डियर अगर हम डीसी को मानकर चलते हैं, फिलहाल के लिए मान लेते हैं डीसी, अदरवाइज वो डीसी है या एसी दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, अभी के लिए मान लेते हैं कि डीसी है। तो अगर डीसी है तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर और आयंस कैथोड पर टकराएंगे तो जो एनर्जी टोटल जनरेट होगी, लेट अस से अगर 100 जूल्स का जनरेशन है तो 66 इज गोइंग टू बी द एनोड, 33 इज गोइंग टू बी विद कैथोड। एंड माय डियर दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस तो टोटल का अगर 2:1 में अगर डिवाइड हो रहा है तो एनोड पे ज्यादा हीट आने वाली है। तो माय डियर जनरली हम वर्कपीस को एनोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोड को कैथोड, क्योंकि वर्कपीस को पिघलने के लिए ज्यादा हीट की जनरली जरूरत होती है अगर प्लेट्स थिक है तो, अदरवाइज जैसा मैंने आपसे बोला एप्लीकेशंस पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। पर अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने वर्कपीस को रखा है एनोड और इलेक्ट्रोड को रखा है कैथोड। सो माय डियर अब इससे होता ही है कि जैसे मैंने भी आपको प्रिंसिपल बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी एनोड को देते हैं, आयंस अपनी एनर्जी कैथोड को देते हैं, और वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस हीट को ही हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पस में। एक वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ रहे होते हैं, आयंस कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं, तो कुछ पेयर्स आपस में भी कोलाइड होते हैं, और उस आपस में कोलिजन के कारण भी ऑब्वियसली कुछ एनर्जी का जनरेशन होगा। एंड माय डियर बिकॉज ऑफ दैट यहाँ के जो बीच का रीजन है जिसको हम आर्क गैप बोलते हैं, वहां पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इतने हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ यूवी रेज भी जनरेट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, और यही रीजन है कि जब आर्क वेल्डिंग की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि हम एक ग्लासेस को पहन करके वेल्डिंग जनरली करते हैं, या फिर एक शील्डेड ग्लास हम आगे रख के करते हैं ताकि अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट हमारी आईज पर नहीं हो। तो इसलिए आर्क वेल्डिंग को नंगी आंखों से देख लाइट्स के साथ देखने के लिए जनरली मना किया जाता है। सो माय डियर दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। और ये जो हो रहा है इसको अगर हम यहाँ पर लेके आए, दिस इज बेसिकली एनोड, दिस इज बेसिकली कैथोड। तो जैसा मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि जैसे इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास आया, पोटेंशियल ड्रॉप इस काबिल हो गया कि बीच की एयर को आयनाइज कर देगा, और आयनाइजेशन के बाद आपको पता है एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, और उस एनर्जी से सबसे पहले जो पिघलना शुरू करता है वो इलेक्ट्रोड वायर पिघलना शुरू करता है। ये इलेक्ट्रोड वायर उसके चारों तरफ ये फ्लक्स लगी होती है, जैसा मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि आर्क वेल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो दिया सिलाई जैसा कुछ सीन होता है, बीच में एक रोड होती है और उसके चारों तरफ कुछ पाउडर सा चिपका हुआ होता है। नो डाउट दिया सिलाई में जब हम बात करते हैं तो वो रोड पिघलती नहीं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड वायर है
ये उसी मटेरियल के जिसका वर्कपीस, इसलिए मैंने दोनों को सेम कलर से भी शो किया है, और ये फ्लक्स इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। और अगर हम बात करें कि जैसा मैंने बोला कि तीन चीजें हैं, एक वर्कपीस, एक फ्लक्स और एक इलेक्ट्रोड वायर, तो इन तीनों में सबसे पहले पिघलता है इलेक्ट्रोड वायर। और अब आप सोच भी रहे होंगे कि सर अगर इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघलता है तो हमें लगता है शायद आपने डायग्राम गलत बनाया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघलता है तो इस डायग्राम को कुछ ऐसा होना चाहिए था। दिस डायग्राम शुड बी लाइक दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोड वायर से पहले पिघल रहा है तो ये इस तरीके का डायग्राम कुछ होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली ये बात सही है जो मैंने बनाया है, दैट डायग्राम इज नॉट एट ऑल वेरी मच करेक्ट, बट जान करके इंटेंशनली मैंने गलत बनाया है ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि जनरली जब हम फ्लक्स का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ही करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड वायर पिघले और बाद में फ्लक्स। उसका रीजन ये है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघल रहा है फ्लक्स बाद में, तो ये इस तरीके का जो कर्वेचर बन रहा है इसके कारण जो हमारी फ्लेम होती है उस फ्लेम को कंसंट्रेट करने में बहुत ही हेल्प होती है। तो उस फ्लेम के कंसंट्रेशन या फिर मैं बोलूं आर्क या स्पार्क जो हो रहा है उस स्पार्क के कंसंट्रेशन के लिए ये बेनिफिशियल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड वायर जो है वो हीट लेकर के सबसे पहले पिघलती है। अब इलेक्ट्रोड वायर के पिघलने के बाद फिर फ्लक्स मेल्ट आउट होना शुरू होता है और वर्कपीस की प्लेट्स भी, और जब ये कंप्लीट मिक्सचर जो है वो ग्रुप में जाता है तो आपका वेल्ड परफॉर्म हो जाता है। सो माय डियर, दिस इज हाउ द वेल्डिंग जनरली टेक्स प्लेस। एंड माय डियर, जैसा मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रोड वायर फ्लक्स का मटेरियल इस तरीके से सिलेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोड वायर सबसे पहले पिघले, और जब इलेक्ट्रोड वायर पिघलेगी तो डेफिनेटली फ्लक्स बाद में पिघलना, तो इस तरीके का कर्वेचर बनेगा और दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन कंसंट्रेटिंग द आर्क। और जैसा मैं आपको ये बात बता ही रहा था कि जनरली क्योंकि ये जो एनोड और कैथोड की अगर हम बात कर रहे हैं, इन दिस कैथोड एनोड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसा मैंने आपको बताया कि इस बीच वाले रीजन में हाई टेम्परेचर के कारण कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट हो जाती हैं, और इन अल्ट्रावायलेट रेज के जनरेशन के कारण जनरली हम सेफ्टी ग्लासेस के साथ ही आर्क वेल्डिंग को करना पसंद करते हैं। एंड माय डियर, एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो फ्लक्स कोटिंग हमने इलेक्ट्रोड वायर के साथ लगाई है इसके बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिनमें से एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसकी जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आप ऑलरेडी जानते हो, कल मैंने आपको बताया था वेल्ड बीट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन वेल्ड बीट। और अगर हम बात करते हैं वेल्ड बीट के साथ साथ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हीट अफेक्टेड जोन एंड अनअफेक्टेड जोन, तो वेल्ड बीट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। और वेल्ड बीट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर एलॉय कंटेंट होता है। तो उस वेल्ड बीट को एलॉय बनाने के लिए जो काम करता है वो फ्लक्स ही करता है, क्योंकि फ्लक्स ही जो है जब पेरेंट मेटल के साथ मिलेगा तो इट विल प्रोवाइड सम एलॉय मिक्सचर, जिसके कारण वेल्ड बीट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे पहला जो फ्लक्स कोटिंग का फंक्शन है वो है वेल्ड बीट को एलॉय करना या वेल्ड बीट को स्ट्रॉन्गेस्ट करना। एंड माय डियर, सेकंड फंक्शन इज, जैसा मैंने आपको बताया, फ्लक्स मटेरियल इस तरीके से सिलेक्ट होता है कि इलेक्ट्रोड वायर पहले पिघले, इसी तरीके से फ्लक्स मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके से होता है कि उसका जो डेंसिटी है या फिर मैं बोलूं वो हल्की होती है पेरेंट मेटल की रिस्पेक्ट में। तो अगर वो पेरेंट मेटल की रिस्पेक्ट में हल्की होगी तो आप जानते हो जब फ्लक्स और पेरेंट मेटल या फिर इलेक्ट्रोड वायर का मिक्सचर ग्रुप में जाएगा तो फ्लक्स अगर हल्की है तो ऑब्वियसली फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगी मोल्टन मिक्सचर के अंदर ही, और अगर फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगी तो फ्लक्स माय डियर ऊपर की तरफ आ करके जब सॉलिडिफाई होती है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरली बना देती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर ये मेरे पास एक मोल्टन वेल्ड पूल है जिसके अंदर पेरेंट मेटल भी है और पेरेंट मेटल के साथ साथ मेरे पास फ्लक्स कोटिंग भी है, तो फ्लक्स कोटिंग तैयार करके जब ऊपर आ जाएगी तो फ्लक्स कोटिंग ऊपर की तरफ आकर के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, और इस लेयर के सॉलिडिफाई होने के बाद इसको स्लैग बोलते हैं। एंड माय डियर, दिस कोटिंग हेल्प करती है एनवायरनमेंट की गैसेस और ऑक्सीजन से हमारे वर्कपीस को बचाने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि सर वर्कपीस को हमें बचाना क्यों है एटमॉस्फेयर की गैसेस से, तो माय डियर, मेटल्स के अंदर एक बहुत ही खराब आदत होती है। मेटल्स जो है जनरली ऑक्सीजन को देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और मेटल्स जैसे ही ऑक्सीजन को देखते हैं दे ट्राई टू मेक मेटल ऑक्साइड्स। एंड माय डियर, जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम A2O3 आप जानते हो दैट इज अ सिरामिक, और सिरामिक आर जनरली ब्रिटल इन नेचर।
तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल इन नेचर होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो अगर मोल्टन मेटल डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर गैसेस से ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बना दे, और अगर मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बन गई तो आपका जो वेल्ड बीट है वो ब्रिटल हो जाएगा। एंड ब्रिटल जैसे ग्लास ब्रिटल होता है, अब आप नहीं चाहेंगे कि आप कोई प्लेट वेल्ड आपने की वो गिरे और वो टूट जाए, क्योंकि वी डोंट वांट ब्रिटलनेस इन आवर वेल्ड बीट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वेल्डेड जॉइंट्स आर नोन टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स इन जनरल, तो हम नहीं चाहते ऐसा। तो दिस इज द सेकंड फंक्शन। एंड थर्ड फंक्शन इज सेम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अर्थ। सो बेसिकली तीन फंक्शन है। एक तो पहला वेल्ड बीट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने, एलॉय कंटेंट बनाने के लिए, एलॉय देने के लिए। सेकंड इज जैसा मैंने आपसे बोला, आपके वेल्ड पूल को एटमॉस्फेयर गैसेस से बचाने के लिए। और तीसरा जो है वो है डायरेक्शन देने के लिए, आपकी जो फ्लेम है या फिर सॉरी आपकी जो स्पार्क है, आर्क है, उसको डायरेक्शन देने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है। अब आप जानते हो कि जैसे बेसिकली ये जो हीट का जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, जनरली आपने फॉर्मूला देखा भी होगा थर्मोडायनेमिक्स में, कि जो हीट का जनरेशन होता है उसको हम जनरली आई स्क्वायर आर टी के साथ लिखते हैं। Where I is the current, R is the resistance and T is the time। इन जनरल आप ऐसे पढ़ते हैं। और ये बेसिकली जो हीट का जनरेशन है, ये जो हीट वेल्डिंग के समय जनरेट हो रही है, इसका काम क्या रहा होगा अगर आप देखें। ऑब्वियसली जैसे वर्क पीस, अगर मैं वर्क पीस की टर्म में बात करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ चीजों को एज्यूम करके चलेंगे। तो जैसे मान लो हमारा वर्क पीस है, हमने रूम टेम्परेचर पे लिया, तो जो भी हीट आ रही है वर्कपीस के पास, उस हीट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले तो वर्कपीस का जो पार्ट होगा जो कि कांटेक्ट में होगा और सरफेस जो होगा, वो अपने रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक रीच करेगा। और इस चीज को हम जनरली बोला करते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो इसका मतलब है कि जो हीट चाहिए है, अगर हीट रिक्वायर्ड की हम बात करें, दैट इज m इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी, ये पहले प्लेट रूम टेम्परेचर से पहुंचेगी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, और उसके बाद वर्कपीस का जो मेटल है या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रोड वायर भी है, वो भी पिघल रहा है। तो दूसरी जो हीट रिक्वायरमेंट है वो लेटेंट हीटिंग की है, m इंटू एल। लेटेंट हीट क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आके जो ऊपर प्लेट का सरफेस होगा और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रोड वायर जो पिघल रही है उसकी हम बात करें, तो वो जो पिघलेगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीटिंग। तो ये जनरली अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली हीट रिक्वायरमेंट एंड दिस इज बेसिकली हीट जनरेशन। तो ये जो हीट जनरेशन है ये आप देख रहे हो, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन आई स्क्वायर। और जो हीट का रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखें, जो ये हीट जनरेशन है ये तो हीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, तो ये जब बराबर होंगे तभी तो काम बनेगा, तभी तो वेल्डिंग होगी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो जो आई स्क्वायर है उसको हम बोल सकते हैं दैट इज समहाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, क्योंकि ये होगा उसके बाद ये काम होगा। तो आई स्क्वायर को आप देख सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कहने का मतलब है अगर करंट का जो स्क्वायर है डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर गलती से किसी भी कारण से करंट की सेटिंग्स में चेंजिंग होती है, करंट की सेटिंग अगर चेंज होती है, मतलब करंट अगर कम होता है तो आई स्क्वायर भी कम होगा, और आई स्क्वायर कम हुआ तो जो डेल्टा टी की जो हीट रिक्वायरमेंट है, ये हीट जनरेशन और ये हीट रिक्वायरमेंट, तो अगर आई कम होता है तो जनरेशन कम होगा। तो जो हम यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचाने की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे बोला, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली जब पहुंचा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, so it is from TR to TM, this is latent heating then। और इसके बाद एक तीसरा पार्ट भी तो होगा, क्योंकि लेटेंट हीट में जब मोल्टन मेटल मेल्ट हो जाएगा तो हम इतना रिस्क नहीं लेते कि उसी समय पे हम बस उतना ही हीट दे रहे हैं जिससे वो सिर्फ मेल्ट हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हम थोड़ा सा डिग्री ऑफ सुपर हीट भी देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एट द सेम टाइम हमेशा प्लेट्स के थ्रू कंडक्शन भी हो रहा है, एयर को कन्वेक्शन भी हो रहा है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन तो हर टेम्परेचर पे जनरली आप जानते हो होता ही है। तो हीट ट्रांसफर, हीट लॉस साथ साथ चल ही रहा है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट भी देंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा। mCp delta T2, दिस इज फर्स्ट स्पेसिफिक, दिस इज फर्स्ट सेंसिबल हीटिंग, द लेटेंट हीटिंग, देन अगेन सेंसिबल हीटिंग। तो जो ये डेल्टा T2 है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी, दिस इज T रूम टू T मेल्टिंग, दिस इज जो टेम्परेचर हम पहुंचा रहे हैं वेल्ड पूल का, और दिस इज दैट इज बेसिकली जो टेम्परेचर हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से वेल्ड पूल टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज दैट एक्स्ट्रा डेल्टा T2। और आप जानते हो जब तक वेल्ड पूल की जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक तो वेल्डिंग हो ही नहीं। तो ये जो मैंने डेल्टा आई स्क्वायर और डेल्टा टी लिखा है, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना तो वेल्डिंग शुरू होगी नहीं। दिस इज द एक्स्ट्रा वन। तो इसके बिना तो वेल्डिंग शुरू हो ही नहीं, हीट जनरेशन को मिनिमम इसके बराबर पहुंचना होगा।
और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है दैट इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड अगर हम चाहते हैं कि, क्योंकि हीट लॉस अगर साथ साथ शुरू हो गया तो वेल्डिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो कैसी होंगी मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा हीट हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो डेल्टा टी है बेसिकली डेल्टा T2 की रेफरेंस में मैंने लिखा है। तो मैंने आपसे कहा आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, बल्कि मुझे लिखना चाहिए डेल्टा T2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी जो मैं बोल रहा हूँ। अगर करंट सेटिंग में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से बहुत आगे नहीं जा पाएगा। और अगर बहुत आगे नहीं जा पाया, जब आप जानते हो प्लेट्स का जो थोड़ा सा मटेरियल है वो पिघल रहा है, इलेक्ट्रोड वायर पिघल रही है और फ्लक्स पिघल रही है। अब आप जानते हो जब मिक्सचर नीचे ग्रूव के अंदर जाता है तो फ्लक्स हल्की होने के कारण ऊपर आ रही होती है। तो अब अगर हमने हीट प्रॉपर नहीं दिया तो जैसे अगर हमने हीट प्रॉपर नहीं किया तो फ्लक्स के ऊपर आने से पहले ही हो सकता है सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाए। और अगर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया तो फ्लक्स ऊपर आए फ्लक्स ऊपर आके एक लेयर बनाए, उससे पहले ही हो सकता है फ्लक्स इन बिटवीन ही सॉलिडिफाई हो जाए। और अगर ऐसा हो गया माय डियर तो जो स्लैग ऊपर आकर के एटमॉस्फेयर गैसेस से आपके वेल्ड पूल को बचाने वाली थी वो बचा नहीं पाएगी और वो बाहर स्लैग कोटिंग बनाने की बजाय अंदर ही रह सकती है। और अगर ऐसा होता है माय डियर तो इसको वेल्डिंग डिफेक्ट कहा जाता है एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्लैग इंक्लूजन। डेफिनेटली हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो हम नहीं चाहते कि करंट सेटिंग्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि करंट सेटिंग जनरली मेंटेन रहे। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे अगर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का जो गैप है वो जब गैप एक क्रिटिकल गैप पे पहुंचता है तभी वेल्डिंग शुरू होती है, क्योंकि जब पोटेंशियल ड्रॉप उस एयर को आयनाइज कर पाता है उसी समय पे वेल्डिंग की स्टार्टिंग इन जनरल होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्कपीस है तो वेल्डिंग के दौरान दो तरह की मूवमेंट जनरली होती है। जैसे ये मेरे पास वर्कपीस है और ये इलेक्ट्रोड। एक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो कि एक मिनिमम गैप जब रह जाता है उसके बाद वेल्डिंग शुरू होती है और इलेक्ट्रोड निरंतर पिघल रहा है। और अगर इलेक्ट्रोड निरंतर पिघल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जिस रेट से वो पिघल रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रोड का मूवमेंट नीचे की तरफ होना जरूरी है, नहीं तो इनके बीच गैप बढ़ेगा, एयर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वेल्डिंग रुक सकती है। तो ऐसा नहीं हो तो इसलिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ एक मूवमेंट हो। और डेफिनेटली ये मूवमेंट अगर वोल्टेज को चेंज कर रहा है, ये मूवमेंट अगर ऑब्वियस सी बात है ये मूवमेंट अगर आप चेंज करते हो या फिर तो वेल्डिंग रुक भी सकती है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर, बट सप्लाई वन इज ऑब्वियसली यू हैव गिवन सम सप्लाई। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो एक तरह का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ और दूसरे वाला मूवमेंट होता है क्योंकि जब वेल्डिंग हो रही होती है, जैसे अगर मैं दो प्लेट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर। तो इफ वी आर ज्वाइनिंग दीज टू प्लेट्स तो वेल्डिंग अगर इस तरीके से या इस तरीके से हो रही है तो एक लेंथ के अंदर वेल्डिंग होती है। मतलब दो तरह की मूवमेंट है, एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ और दूसरी इलेक्ट्रोड की वर्कपीस के अलोंग। सो माय डियर ये दो तरह की जो मूवमेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ, एक इलेक्ट्रोड की वर्कपीस के अलोंग। तो इन दोनों मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों मूवमेंट्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर ये मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई तो वेल्डिंग रुक भी सकती है और प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, स्लैग इंक्लूजन जैसे डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसे डिफेक्ट आए तो ये मूवमेंट जो है वो ज्यादा क्रिटिकल हमेशा मानी जाती है। अब ये जो दोनों मूवमेंट है, अगर ये दोनों मूवमेंट मैनुअली हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोड वर्कपीस की तरफ भी मैनुअली जा रहा है, अलोंग द वर्कपीस भी मैनुअली ही जा रहा है। If both the movements are manual, in that case, such kind of welding is known as generally manual metal arc welding. और अगर इन दोनों मूवमेंट में से जो क्रिटिकल वाला मूवमेंट है, क्रिटिकल वाला कौन सा है? इलेक्ट्रोड का वर्कपीस की तरफ। अगर ये क्रिटिकल वाला मूवमेंट जो है वो अगर मशीन से है और दूसरे वाला मैनुअल है तो इसको सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग कहा जाता है। एंड माय डियर बाय चांस if both the movements are done automatically by machines, then such kind of welding is known as fully automatic welding or automatic welding process. So whether the welding is manual or semi-automatic or automatic, that depends on the movements. अगर ये पहला movement जो है वो मशीन से है तो सेमी ऑटोमेटिक, दोनों मूवमेंट मशीन से है तो ऑटोमेटिक, और दोनों मैनुअल है तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इज इट ओके? So my dear, this is how the things are defined. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मूवमेंट बहुत क्रिटिकल है। अगर तो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं मशीन से तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो एक कांस्टेंट रेट से, जिस रेट से पिघल रहा है इलेक्ट्रोड उस रेट से मूवमेंट दे देगा, तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट माय डियर अगर हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं
तो इन दैट केस हमें इस मूवमेंट पे नजर रखनी होगी। अगर ये मूवमेंट सही से नहीं होती है तो देयर आर चांसेस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन दोनों के बीच गैप चेंज होने से पोटेंशियल रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंस की दैट मे अफेक्ट, और रेजिस्टेंस चेंज होगा, डेफिनेटली करंट, ये सारी चीजें अफेक्ट अगर हो जाती हैं तो माय डियर आप जानते हो कि करंट सेटिंग का चेंज स्लैग इंक्लूजन को जन्म दे सकता है। और अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। एंड माय डियर फॉर सच केसेस एक स्पेशल तरह के ट्रांसफॉर्मर्स को इजाद किया गया। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर जनरली होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, एक कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर। एंड माय डियर कांस्टेंट करंट ट्रांसफॉर्मर्स को स्पेशली बनाया इसी पर्पस से गया था कि अगर हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो इस मूवमेंट के कारण जो चेंज होगा उस चेंज को कम से कम करने के लिए ऐसे ट्रांसफॉर्मर आए। और ये क्या होते हैं अभी हम देखने वाले हैं, बट आई फील व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्क वेल्डिंग का मतलब है अगर हम आर्क या स्पार्क की हीट से, जो आर्क जनरेट हुई उसकी हीट से अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। फिर मैंने कहा ये हाई वोल्टेज और लो करंट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। फिर मैंने आपको बोला कि जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस के पास आता है तो इसके बीच की जो एयर है, जब वो एयर गैप ऐसा क्रिटिकल हो जाता है कि सप्लाई वोल्टेज इसके काबिल होती है कि वो इसके बीच की एयर को आयनाइज कर पाए, एट दैट टाइम ऐसा होता है कि बीच की एयर आयनाइज हो जाती है और आयोनिक एनवायरनमेंट होने के कारण जो करंट का फ्लो होता है वो स्पार्क की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। एग्जैक्टली क्या होता है मैंने आपको यहाँ दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एनोड को मिलती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी कैथोड को, और इनकी काइनेटिक एनर्जी के रेशियो 2:1 होते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव मोर and ions have less. And my dear, if this is the case, anode and cathode have energy in the ratio of 2:1. But this is in the case of DC. For AC, they will be having in ratio 1:1. फिर मैंने कहा DC होगा या AC, that we will see based on the application, और इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं कि जो हीट का जनरेशन हुआ उसके कारण जो सबसे पहले पिघलता है वो इलेक्ट्रोड वायर पिघलता है। और इस इलेक्ट्रोड वायर के पिघलने से, जब इलेक्ट्रोड वायर पिघलता है तो ऑब्वियसली डायग्राम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोड वायर के पिघलने के बाद फ्लक्स पिघलती है, और फिर साथ साथ ऑब्वियसली पेरेंट मेटल की भी प्लेट्स थोड़ा सा जो पिघल रहा है वो भी पिघलती है। और ये जो दोनों मेल्टिंग हो रही है इसके कारण जो पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा ग्रूव में गिरता है और मेल्टिंग परफॉर्म हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि फ्लक्स कोटिंग के जनरली 3 फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन है वो वेल्ड बीड को कंटेंट, एलॉय कंटेंट देना। सेकंड इज एटमॉस्फेयर गैसेस से मोल्टन मेल्ट पूल को बचाना। एंड माय डियर एट द सेम टाइम जो थर्ड है दैट इज टू गिव द डायरेक्शन टू द फ्लेम। फिर मैंने आपको बताया कि असली में जब फ्लक्स का जो सिलेक्शन होता है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऐसा सिलेक्ट किया जाता है कि पहले वायर पिघले, और डेंसिटी या फिर मैं बोलूंगा कि इस तरीके से फ्लक्स मटेरियल डिसाइड होता है कि वो हल्का रहे पेरेंट मेटल से, ताकि मोल्टन पूल के अंदर ही फ्लक्स बाहर आ जाए और वो एक लेयर बना ले जो कि एटमॉस्फेयर गैसेस से बचाए। एंड माय डियर, अब मैंने आपसे बोला फिर अगर की करंट सेटिंग प्रॉपर नहीं होती है किसी कारण से, और वो कारण ये हो सकता है कि मूवमेंट सही से नहीं अगर हो रहा है, तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट, रेजिस्टेंस और करंट ऑब्वियसली चेंज होंगे। और अगर ये चेंज होते हैं तो माय डियर दैट इज गोइंग टू अफेक्ट, बिकॉज ऐसा होने से करंट सेटिंग चेंज होगी और हीट जनरेशन चेंज हो रहा है। और आप जानते हो जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो पहले रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लाने का है, फिर पिघलने का है, और पिघलने के बाद मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देने का है। क्योंकि आप जानते हो कि फ्लक्स अगर ऊपर नहीं आ पाई तो फ्लक्स अंदर रह जाएगी, और अगर वो अंदर रह गई तो यू विल बी हैविंग अ डिफेक्ट नोन एज स्लैग इंक्लूजन। और फिर मैंने आपको बोला 2 तरह की मूवमेंट है इलेक्ट्रोड की वर्कपीस की तरफ, इलेक्ट्रोड की वर्कपीस के अलोंग। तरफ वाली ज्यादा क्रिटिकल है, दूसरे वाली ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। तीनों मैनुअल, दोनों मूवमेंट मैनुअल होंगी तो ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। दोनों अगर ऑटोमेटिकली बाय मशीन्स होती है तो ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है। और दोनों मूवमेंट में से ज्यादा क्रिटिकल वाली अगर मशीन से हो तो ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस है। सो माय डियर, फिर मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। देयर आर टू, वन इज कांस्टेंट करंट, अदर इज कांस्टेंट वोल्टेज।